उमर फेनन, हम लोग फ्रांस उमर फेनन जो एक क्रिटिक है उनके बारे में बात कर रहे हैं। फ्रांस उमर फेनन ही वाज बोर्न इन 1925, वो 1925 ईस्वी में पैदा हुए थे और उनकी जो डेथ हुई है 1961 में हुई है। मैं जल्दी जल्दी रैप करूंगा। 1961 में उनकी डेथ हुई है। दूसरा चीज की जो उनका जन्म हुआ वो जो एक कैरिबियन आइलैंड में हुआ था जिसका नाम था मार्टिनिक। जो उनका जन्म हुआ था ये कैरिबियन आइलैंड में हुआ था। कैरिबियन आइलैंड हम समझ सकते हैं जो वेस्ट इंडीज का एरिया है, कैरिबियन आइलैंड वहां पे। और ये वो जहाँ पे उनका जन्म हुआ उस वो कैरिबियन आइलैंड का नाम है मार्टिनिक, MARTINIQUE। उनका नाम क्या है, का क्या नाम था, मार्टिनिक, MARTINIQUE, मार्टिनिक। और ये जो है क्या थी कि फ्रेंच कॉलोनी थी। रिमेंबर दैट कि इट वाज अ फ्रेंच कॉलोनी, मार्टिनिक। और कौन सी कॉलोनी रही, फ्रेंच कॉलोनी। इसका मतलब कि जिस जगह उनका जन्म हुआ है वह जो जगह थी वह फ्रांसीसियों के कब्जे में थी। फ्रांसीसियों ने उसको अपनी कॉलोनी बनाया था, जैसे इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश इंपायर। तो एक पॉइंट। दूसरा चीज, उनका जन्म कब हुआ है, 1925 ईस्वी में हुआ है। उनकी जो डेथ हुई है 6 दिसंबर 1961 को हुई है। अगर आप देखेंगे कि 36 साल की उम्र में, बहुत कम उम्र में ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड, लेकिन उस 36 साल की उम्र में उन्होंने दो तीन किताबें लिखी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है। और जिस हिसाब से उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया पोस्ट कोलोनियलिज्म का, जैसे साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म के हिसाब से जिस हिसाब से बात होती है, वह एक लैंडमार्क रहा है। अगर जो इम्पोर्टेंस एडवर्ड सईद का है, जो इम्पोर्टेंस होमी के भाभा का है, जो इम्पोर्टेंट चक्रवर्ती स्पिवाक का है, रामचंद्र गुहा का है, आप ये समझ सकते हैं कि वही इंपॉर्टेंस हम यहाँ पर देखते हैं। दूसरा चीज की जो फ्रेंज उमर फेनन है, इनका नाम अगर देखा जाए तो इनको और भी नाम से एड्रेस किया गया है, वो है इब्राहिम फ्रेंज फेनन। फ्रेंज उमर फेनन के साथ साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है, इब्राहिम, IBRAHIM। दूसरा चीज की वो क्या थे, मैंने आपको बताया कि ही वॉज अ साइकेट्रिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर। दो चीज आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला चीज की साइकेट्रिस्ट थे, और साइकेट्रिस्ट के साथ साथ क्या थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर। ही वाज अ साइकेट्रिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू कि उनका जो इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है, यू कैन जस्ट सी द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मैन इन द फील्ड ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज। उनका जो इन्फ्लुएंस है वो कहाँ पे देखा जा सकता है, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में, क्रिटिकल थियरी में और मार्क्सिज्म पे उनका प्रभाव देखा जा सकता है। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि you get what you get ki the influence of this man, you can see where the influence of this man you can see in the field of where, in the field of post colonial studies, critical theory and marxism, post colonial studies, critical theory एंड मार्क्सिज्म। इस तरह से उनका प्रभाव देखा जा सकता है, या इस तरह की चीजें हो सकती है, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज, क्रिटिकल थियरी एंड मार्क्सिज्म। नेक्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू कि एक जो है जो उनकी वाइफ थी उनका नाम था जोसी फेनन, JOSI, जोजी, जोजी फेनन, JOSI, जोजी फेनन की स्पाउस रही है या उनकी वाइफ रही है। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, 1925 में जन्म हुआ, 1961 में मौत हुई है। जहां पे उनका जन्म हुआ है वह क्या था, एक कैरिबियन आइलैंड था जिसका नाम था मार्टिनिक, MARTINIQUE, जो दैट वाज अ फ्रेंच कॉलोनी। और इनको इब्राहिम फ्रांस फेनन के भी नाम से जाना जाता है। वो एक साइकेट्रिस्ट थे, पॉलिटिकल फिलोसफर थे। और इनकी थियरी का असर जो है कहाँ पे देखा जा सकता है, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में देखा जा सकता है, क्रिटिकल थियरी में देखा जा सकता है एंड मार्क्सिज्म में। पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में देखा जा सकता है, मार्क्सिज्म में देखा जा सकता है, और साथ ही साथ किसमें देखा जा सकता है, इस पे। जोजी फेनन जो है उनकी जैसा मैंने बताया कि जोजी फेनन उनकी वाइफ का नाम है, जोजी फेनन वॉज हिज वाइफ, जोजी फेनन जो है उनकी वाइफ है। तो जोजी फेनन वॉज हिज वाइफ, यू विल कम टू नो कि जोजी फेनन उनकी वाइफ है। आवाज मेरी सबको जा रही है? हेलो, क्या, आई वांट टू नो आर यू गेटिंग माय वॉइस? तो मैंने ये बताया कि जो जो जोजी फेनन है वो उनकी वाइफ है। और इसके अलावा भी आप ये देखेंगे कि सो मेनी थिंग की उनकी एक किताब है जो बहुत फेमस है कि ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क।
ये किताब है, कई बार पूछा जा चुका है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल आदमी को रटा होना चाहिए, और यही किताब है जो उनको साइकेट्रिस्ट के रूप में स्टैब्लिश करता है। ब्लैक स्किन और व्हाइट मास्क, ब्लैक स्किन कामा व्हाइट मास्क। एक दूसरी किताब है द रिचर्ड ऑफ द अर्थ, द रिचर्ड, WRETCHED, द रिचर्ड ऑफ द अर्थ। तो यू फाइंड हाउ मेनी बुक्स, यू फाइंड टू बुक्स। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क एक किताब है। दूसरी किताब का नाम है द रिचर्ड ऑफ द अर्थ, WRETCHED, द रिचर्ड ऑफ द अर्थ, जो है दूसरी किताब। उसके अलावा आप ये देखते हैं कि जो है आपके ये रहे हैं जो कृति के थे, या जो इन्होंने काम किया है, इन्होंने खुद बहुत सारे स्कूल को फॉलो किया। जैसे इनका ब्लैक एग्जिस्टेंशियलिज्म को लेकर के, ब्लैक एग्जिस्टेंशियलिज्म जो वर्ड है, ये खुद ब खुद बात करता है कि जो ब्लैक पीपल है उनका क्या अस्तित्व है, और वे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वे कहाँ खड़े हो रहे हैं, और वे क्या कर पा रहे हैं। तो ब्लैक एग्जिस्टेंशियलिज्म यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ से जुड़ा हुआ है कि ब्लैक एग्जिस्टेंशियलिज्म जो एक फील्ड है, उस फील्ड में इन्होंने क्या काम किया है या क्या चीजें रही है। दैट इज द ब्लैक एग्जिस्टेंशियलिज्म। एंड नाउ यू विल कम टू नो कि देयर इज अनदर थिंग, इन्होंने कुछ आइडियाज दिया था, सम नोटेबल आइडियाज यू फाइंड, एंड व्हाट इज दैट? डबल कॉन्शसनेस है, कॉलोनियल एलियनेशन है, टू बिकम ब्लैक। यहाँ से उनकी थियरी का हिस्सा शुरू होता है कि वह कौन सा है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि डबल कॉन्शसनेस, कॉलोनियल एलियनेशन, टू बिकम ब्लैक। ये चीज शुरू होता है, डबल कॉन्शसनेस, कॉलोनियल एलियनेशन, टू बिकम ब्लैक। अब जब आप डबल कॉन्शसनेस की बात करते हैं तो देन यू कम टू नो कि जो डबल कॉन्शसनेस है वह एक ऐसा कॉन्शसनेस है जिसमें यह बताता है कि जब एक सिस्टम आता है मार्केट में, या आप कह सकते हैं कि वह सिस्टम का क्या नाम था? कोलोनाइजर, कोलोनाइज, जो मैंने पहले डिस्कस किया था। उस सिस्टम का नाम ये था कि आप कह सकते हैं, इसके अलावा वो जो और सिस्टम था, उस सिस्टम में एक और पॉइंट देखने को मिलेगा, सेल्फ और अदर। तो जो डबल कॉन्शसनेस है वह इंडिकेट करता है कि पहली बात तो जो व्हाइट है वो ब्लैक को कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि व्हाइट जो है मास्टर है, व्हाइट कोलोनाइजर है, और जो ब्लैक है वो कोलोनाइज्ड है। तो डबल कॉन्शसनेस को ना दोहरे ढंग से उनको चेतना दिखानी पड़ती है कि खुद जो ब्लैक है उनका एग्जिस्टेंस क्या है, और उस एग्जिस्टेंस के साथ साथ जो उनका रिस्पॉन्स है किसके प्रति, कि वे कैसा रिस्पॉन्स करें कि व्हाइट लोग खुश रहे, या व्हाइट लोग बहुत ज्यादा इस चीज को ना सोचें कि ब्लैक पीपल अपने राइट्स की बात कर रहे हैं। तो मतलब ये चीज है उनके माइंड में डाल दिया गया कि यू आर व्हाट, यू आर स्लेव, एंड बीइंग अ स्लेव आप जो क्या कर सकते हैं, राइट की बात नहीं कर सकते। तो डबल कॉन्शस इज द फ्रेज विच प्रोबेबली इट रिफर्स टू व्हाट, इट रिफर्स टू कि अल्टीमेटली जो ब्लैक पीपल है they have to be conscious, what they have to be conscious at their right, for their rights also, and also कि how the white people take them, या how the white people treat them, and in what way they have to respond, उनको respond कैसे करना है। तो ये भी एक important point है जो आपको देखने को मिलेगा, और ये क्या है, यही आपका डबल कॉन्शस है, या इस तरह की चीजें हम देखते हैं, इस तरह की चीजें हम पाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये डबल कॉन्शस चीजें समझ में आ गई, या हमें और डीप में एक्सप्लेन करना चाहिए? खुशबू, जी सर, आ गई। किसी को कोई प्रॉब्लम डबल कॉन्शस को लेकर के? देखिए, अगेन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि जो डबल कॉन्शसनेस है, ये आपको पहली बात तो ध्यान में रखना है कि यह किसका टर्म है। यह जो है फ्रांस उमर फेनन का, या फ्रांस फेनर का टर्म है, जो ये कहते हैं कि बीइंग ब्लैक, ब्लैक होने की वजह से हमें जो जो है कॉन्शस होना पड़ता है वो डबल लेवल पे होता है। और वो डबल लेवल पे कॉन्शस कैसे करना पड़ता है? सबसे पहले कि बीइंग अ ब्लैक, हमें खुद अपने एग्जिस्टेंस के लिए कॉन्शस रहना पड़ता है कि हु आई एम आई, व्हाट इज माय ड्यूटी, या व्हाट इज माय रोल इन द सोसाइटी। फिर उसके बाद ये है कि हमें जो है जो ट्रीट किया जा रहा है एक स्लेव की तरह से, कोलोनाइज्ड की तरह से। तो बीइंग कोलोनाइज्ड, व्हाट द व्हाइट पीपल थिंक अबाउट मी, क्योंकि दे आर द कोलोनाइज्ड, दे हैव बीन कोलोनाइज्ड बाय whom, by the white people. So being colonized, they always think कि what the white people think, या how do they treat me, या how do they take me, and in what way we have to respond। तो इस तरह से जो है क्या है कि एक टर्म है जो डबल कॉन्शस। इसके अलावा एक और उन्होंने फ्रेज यूज किया जिसका नाम है कोलोनियल एलियनेशन।
जो कॉलोनियल एलियनेशन है, यह एक ऐसा फ्रेज है जो ये बताता है कि आपको जो है क्या किया जाएगा, कॉलोनियल जब आप कॉलोनाइज्ड हो जाएंगे तो आपको ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि आपको कॉलोनियल एलियनेशन का विक्टिम होना पड़ेगा। कॉलोनियल एलियनेशन इज नॉट अ गुड थिंग। यू विल कम टू नो कि उसमें जो है जो खुद नेटिव पीपल है वही सोचेंगे कि वे जो है इस राष्ट्र के सेकेंड क्लास सिटीजन है, और जो कोलोनाइजर है जितनी बातें वो कह रहा है वह सब जो है सही कह रहा है। और जो जो वहां के बॉर्न पीपल होंगे उन्हीं को एलियनेट कर दिया जाएगा, एलियनेट एकदम से अलग कर दिया जाएगा, मेन स्ट्रीम में वो नहीं होंगे, व्हाइट पीपल उनसे इंटरेक्ट नहीं करेगा, उनको एक सर्वेंट जैसा ट्रीट करेगा। तो जो कॉलोनियल एलियनेशन है यह एक ऐसा शब्द है जो इंडिकेट करता है कि जो जो कोलोनाइज्ड पीपल हैं उनको अलग थलग कर दिया जाए, वो उनको अलग थलग करने का सिस्टम ही क्या है, कॉलोनियल एलियनेशन। टू कट ऑफ, COOFF, टू कट ऑफ द कोलोनाइज्ड पीपल फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, उनको उससे कर। आई थिंक यू गॉट इट, colonial alienation. Uh, Rama, can you explain what is colonial alienation, Rama? Sir, colonial alienation is a situation comes when colonized people have to be alienated. When Yeah, when established their colony in a country, these colony alienated the born people of the colonized country and they become sequestered from colonizers. yeah, nice explanation, बहुत खूबसूरत explanation है कि it's a situation in which the colonized people have been alienated. By whom they have been alienated? They have been alienated by colonizer, because colonizer creates such a type of situation. They say that you are black people, you are not polished people, you are uncultured people, unsophisticated people, therefore you can't mingle with me. आप मेरे साथ mingling नहीं कर सकते, यह चीज क्या colonial alienation है। So such a thing we find. Now, the next phrase is to become black. To become black. To become black. When you find this particular phrase कि to become black, तो यह भी एक ऐसा phrase है जो indicate करता है कि अगर मैं black हूँ तो black color जो है it's not in my hand कि that I will be a fair person या I will be a white man. Ultimately, if I am black, I have been made in this way by Almighty God. So to become black, is it a curse या is it a boon? That is the question. कि to become black, अगर कोई आदमी काला है तो वह समाज के लिए वरदान है या अभिशाप है। लेकिन उसमें होता क्या, उसके माइंड में भरा जाएगा कि आप ब्लैक हैं, मैं व्हाइट हूँ, मुझे गॉड ज्यादा पसंद करता है, गॉड ने मुझे धरती पर भेजा व्हाइट कलर दे करके, और आई एम द सोफिस्टिकेटेड पीपल, कल्चर पीपल, तो बीइंग द ब्लैक you have to under you have to work under my supervision because you don't know the ABCD of life and culture and civilization। ये सब चीजें पाते हैं। तो ये चीज एक बहुत बड़ी चीज है कि टू बिकम ब्लैक। मैं खुशबू जी से चाहूंगा कि खुशबू जी प्लीज एक्सप्लेन टू बिकम ब्लैक। खुशबू, बुशरा, बुशरा, इंदू मैडम, मैडम क्या आवाज किसी को मेरी जा रही है? आप में से किसी को? रमा, Sir, आवाज आ रही है? आ रही? अच्छा, मैडम का माइक ऑन हुआ है। इंदू मैडम, सर आवाज आ रही सर, एक्चुअली बेटी आ गई थी, मैं उसी को देने चली गई थी अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं, इट मीन्स दैट यू डिड नॉट। अमित भाई, अमित भाई जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज टू बिकम ब्लैक, व्हाट इज टू बिकम ब्लैक। या मैडम प्लीज आप एक्सप्लेन कर सकती हैं, इंदू मैडम, इंदू मैडम, आप में से कोई भी?
देखिए, टू बिकम ब्लैक जो मैंने बताया कि यह भी एक फ्रेज है जो यह इंडिकेट करता है कि इफ आई एम ब्लैक, टू बिकम ब्लैक, ब्लैक होने का क्या मतलब है? टू बिकम ब्लैक, इज इट अ boon for the society, या is it a curse for the society? To become black means कि on the basis of color and on the basis of race, such type of people, those people जो कि black है, they are not going to be treated as well educated people, they are not going to be the part of the mainstream of life or mainstream of society. तो यह एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो आपको मैं फिर से बता दूं, डबल कॉन्शसनेस, colonial alienation एंड टू बिकम ब्लैक, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और आपको इसको किससे एसोसिएट करना है? यू हैव टू एसोसिएट दीज फ्रेजेस विद फ्रांज उमर फेनन से, उनसे आपको एसोसिएट करना है। दूसरा चीज मैं जानना चाहूंगा हिंदू मैडम से कि द टू बुक्स रिटन बाय फ्रांज उमर फेनन, वो दो दो किताबों का नाम बताएं जो मैंने बताया था कि वो दो किताबें कौन सी। मैडम रमा। Sir, first book is Black Skin and White Mask, and the second book is The Wretched of the Earth. या द रेचेड ऑफ द अर्थ, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, द रेचेड ऑफ द अर्थ, दीज आर द टू बुक्स जो एक इम्पॉर्टेंट किताब है उनकी। अब उसके बाद उनका एक जो थियरी है, अब हम लोग उस पर बात करेंगे। अभी तक तो उनकी बायोग्राफिकल स्टडी हुआ, उनकी किताब को लेके बात हुआ, जो उन्होंने वर्ड को एक तरह से जो फ्रेजेस या वर्ड्स उन्होंने दिए हैं उसको एक्सप्लेन हम लोगों ने किया। अब बीइंग अ साइकेट्रिस्ट उन्होंने क्या काम किया? साइकेट्रिस्ट कौन होता है? इफ आई आस्क खुशबू, हु इज अ साइकेट्रिस्ट? Sir, who treats mental diseases? Yeah, one who treats mental diseases, yeah, one who works as a counselor, one who counsels by adopting the therapy of psychology, that is known, how that is known, the psychiatrist, जो साइकोलॉजी की थेरेपी को लाता है या यूज करता है पेशेंट का इलाज करने के लिए, उसको क्या कहा जाएगा? साइकेट्रिस्ट कहा जाएगा। ठीक है। अब इन्होंने एज ए साइकेट्रिस्ट इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है एक बहुत बड़ा काम किया। वह चीज था क्या? वह चीज था कि कम्युनिटी साइकोलॉजी, एक चीज ध्यान रखिएगा, कम्युनिटी साइकोलॉजी को जन्म इन्होंने दिया। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी, COMMUNITY। अगर कोई आपसे पूछता है कि कम्युनिटी साइकोलॉजी क्या है, तो कम्युनिटी साइकोलॉजी ये है, उन्होंने कहा कि हर घर में माता पिता सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट हैं। और उन्होंने कहा कि समाज के ज्यादातर लोग ऐसे, मोस्ट ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी whom we address that they are mad people, या there is a mental disorder, या there is a disorder, they can be treated, if their parents, if their relatives, if their family members, if their brother and sisters treat them well, if they give them love, affection, गुडनेस, या ऑल दिस थिंग्स अगर उनको मिले तो बहुत कुछ उनका इलाज संभव है। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यू विल कम टू नो कि यह भी उन्होंने बात बताई है, यह भी उन्होंने कहा है। वह चीज कौन सी है कि ही जस्ट टोल्ड टू ऑल ऑफ अस कि ये चीजें रही। तो एज अ यू कैन से कि फिजिशियन या एज अ साइकेट्रिस्ट उन्होंने किसको जन्म दिया? उन्होंने साइकोलॉजिकल कम्युनिटी को जन्म दिया। और साइकोलॉजिकल कम्युनिटी में उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस है वहीं पर ही जो है जो लोग मेंटल डिसऑर्डर है उनका इलाज घरों में हो सकता है। तो इसका मतलब कि हर घर में साइकोलॉजिस्ट की, साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। और जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट है वे घर के जो मेंबर्स हैं वे सबसे बेहतर साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट हैं। और उनको जो है, अगर जो भी जरा सा भी जिनको मेंटल डिसऑर्डर है, अगर उनको उनका साथ मिले, उनको लव और अफेक्शन मिले, तो दे कैन ओवरकम एनी बैटल, वे कोई भी जंग जीत सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि कोविड-19 में आपने देखा होगा कि दहशत से बहुत ज्यादा मौतें हुई है। और उस दहशत, खासकर जो लोग हॉस्पिटल गए थे,
उस दहशत का सबसे बड़ा परिणाम ये था कि घर जो लोग थे उन्होंने उनको अलग कर दिया था। तो जब अलग हो जाएगा, एक तो पेशेंट जब अलग हो जाएगा तो उसके अंदर नेगेटिव ख्याल जन्म लेगा, और नेगेटिव ख्याल में इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होता है, लड़ने की जो क्षमता होती है किसी चीज से वो बहुत कम हो जाती है। उसमें भी अगर कोई शुगर पेशेंट है, अगर कोई हार्ट डिजीज से है, तो सो मेनी प्रॉब्लम्स यू फाइंड। बट यू विल कम टू नो कि जो लोग रहे घरों पे उनका इलाज हुआ, दे ओवरकम दैट बैटल, वो उस बैटल से ओवरकम हुई। क्योंकि हॉस्पिटल में अनडाउटली डॉक्टर्स आर देयर, लेकिन डॉक्टर्स कांट बी पेरेंट, उनको बहुत सारे लोगों को देखना है। और अगर जब ये चीजें, तो ये बहुत प्रैक्टिकल बात उन्होंने कही कि कम्युनिटी साइकिल, जो हमारा घर है वही घर एक हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूशन में तब्दील हो, वहीं के लोग उनका इलाज करें, उनको साथ मिले। अब अगर आप यहाँ की बात करेंगे कि इसका क्या मतलब है साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म में, तो आप ये बताइए कि जैसे जो है हम सारे लोग भारत के निवासी हैं। एक बार भारत आया था वंस बिफोर 1947, इट वाज व्हाट बिफोर 1947 यू विल कम टू नो इट वाज द कॉलोनी। 1947 से पहले इट वाज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, यह ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनी थी 1947 से पहले। मैं ये एक चीज ये जानना चाहता हूँ कि जब हम इस चीज को देखते हैं तो उस समय जो है भारत को एक घर मान लिया जाए, और वहां पर जो है कोलोनाइजर भी थे, कोलोनाइज्ड भी थे। एक जो स्टेटमेंट दिया जाता था कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। क्या ये जो है जो ये प्रॉब्लम है, क्या ये चीज अगर किसी को कहा जाएगा तो उसको क्या, उसको मेंटल डिसऑर्डर की ओर नहीं ले जा रहा अगर ऐसे स्टेटमेंट दिए जाएंगे कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, या अगर उनको जो है तुलना डॉग से की जाएगी, तो श्योर और सर्टेन एक उनका रिएक्शन होगा, उनका एक्शन होगा, और उनका मेंटल डिसऑर्डर होगा। लेकिन अगर वही व्हाइट पीपल जो यहाँ पे आए थे, जिन्होंने 100 साल तक रूल किया, अगर इसको अपना वतन समझे होते और हिंदुस्तानियों के साथ मिल करके बेहतर सलूक किए होते, तो उनकी थेरेपी दूसरी होती, तो हो सकता है हिंदुस्तान और कहीं पर खड़ा होता। लेकिन यू विल कम टू नो कि उनका एक रूल था डिवाइड एंड रूल, उनका एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उसके आधार पे दे ओनली डिवाइडेड, एंड यू डोंट फाइंड व्हाट यू डोंट फाइंड this means community, what that was the community means जो साइकोलॉजिकल कम्युनिटी, मॉडल फॉर कम्युनिटी साइकोलॉजी यू डोंट फाइंड। तो इसका मतलब है कि अगर वर्ल्ड या मुल्क जो है एक एक घर है, तो उस घर के रहने वाले जितने लोग हैं उन सबको चाहिए कि अगर दूसरा कोई परेशान है तो उनके साथ खड़ा हो। तो जब वह खड़ा होगा तो उसकी आवाज सुनी जाएगी, उसको लगेगा कि उसके साथ और लोग हैं, इस कंडीशन में वह सारी प्रॉब्लम क्या होगी, दूर हो जाएगी। इस तरह की फीलिंग्स को उन्होंने देने की कोशिश की। इसका मतलब केवल एक नहीं कि एक घर में 4 6 7 लोग हैं, उसमें कोई परेशान है तो 7 लोग उसके लिए खड़े हो जाए, वो तो घर के पर्सपेक्टिव से है। लेकिन हमारा मुल्क भी एक घर है, और 1 अरब 30 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसके लिए एक दूसरे के साथ खड़े होने की फीलिंग को ही क्या कहा जाएगा, कम्युनिटी साइकोलॉजी कहा जाएगा। तो इस मॉडल को उन्होंने बात की, और यह रियली में काफी, अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग तमाम मेडिसिन, एलोपैथ या होम्योपैथ तमाम चीजें करते हैं, वो सब चीजें तो अनदर चीज है। लेकिन अगर देखा जाए तो हम में से हर आदमी बीमार है, हर आदमी में कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन, शिकवा, शिकायतें और तमाम चीजें, चाहे वह फैमिली मेंबर से हो, चाहे वह जो है आप कह सकते हैं कि बेटर हाफ से हो, चाहे आप कह सकते हैं कि आपका रिलेटिव्स हो, सोसाइटी हो, उन सबसे तमाम तरह का प्रॉब्लम है। तो जो प्रॉब्लम है, जो शिकवा शिकायतें हैं, यही आपका क्या होता है, यही मेंटल डिसऑर्डर की ओर ले जाता है। इनका इलाज जो है किसी मेडिसिन से नहीं हो सकता, थेरेपी से हो सकता है, काउंसलिंग से हो सकता है, बातचीत करके हो सकता है, आर्ट ऑफ लिविंग का कॉन्सेप्ट ला करके हो सकता है, और तमाम तरह की जो चीजों को भुला करके, कुछ चीजों को कंप्रोमाइज करके, एडजस्ट करके हो सकता है। तो शायद ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट को उन्होंने जन्म दिया, और यह एक खूबसूरत एग्जाम्पल है कि साइकोलॉजी को पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म में कैसे अप्लाई किया जाए। तो मेरे ख्याल से ये चीजें समझ में आ गई हैं कि what do we mean by psycho this particular concept, that is the community psychology। किसी को कोई प्रॉब्लम, तो एक चीज ध्यान में रखना है कि कम्युनिटी साइकोलॉजी किसका कॉन्सेप्ट है, फ्रांज उमर फेलन का, और उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। एक तो आपका द रिचर्ड ऑफ द अर्थ है, दूसरा जो है आपका जो उनका जो किताब है कि ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क, या जो भी व्हाइट स्किन या ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क करके उनकी एक और किताब रही है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया था, एक सोल्जर के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी निभाई, और अल्जीरिया अल्जीरिया जो कंट्री है उसकी फ्रीडम को लेकर के उन्होंने काफी बातें की, काफी ज्यादा उसके सपोर्ट में उन्होंने बात किया है। और
एक चीज और उन्होंने कहा कि जो इंस्टीट्यूशनल साइकोथेरेपी है, अनडाउटली वह इम्पोर्टेंट तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने कम्युनिटी साइकोलॉजी को जन्म दिया, वो भी चीजें, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशनल थेरेपी या इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल मतलब गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल वगैरह होते हैं जहाँ पे डॉक्टरों का सिलेक्शन होता है, उन्होंने कहा वो तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कहा कि उसका इंपॉर्टेंस नहीं, उन्होंने कहा दैट इज अनदर थिंग। लेकिन कम्युनिटी में हार्मनी लाने के लिए, कम्युनिटी में पीस लाने के लिए, सोसाइटी में पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें इस कॉन्सेप्ट को लेकर के चलना पड़ेगा। और उन्होंने एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में जो है काम किया था, जो साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन था साइकोथेरेपिस्ट के रूप में, उसका नाम है सेंट अल्बान अंडर अंडर फ्रैंकवाइज टॉस्किलिस एंड जीन आवरी, ये मैं भेज दूंगा, उनके लीडरशिप में इन्होंने क्या क्या किया था, काम किया था। तो ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सवाल ये उठता है कि जो उनकी किताब आई थी, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है द रिचर्ड ऑफ द अर्थ, जो उनकी किताब है, इसमें जो है आप देखेंगे कि द रिचर्ड ऑफ द अर्थ में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही हुई, वो क्या है कि रोल ऑफ वायलेंस, वाई वायलेंस इज नेसेसरी, क्या हिंसा जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि वो बिलीव करते हैं कि नेसेसरी रोल ऑफ वायलेंस बाय एक्टिविस्ट इन कंडक्टिंग डीकोलोनाइजेशन स्ट्रगल, डीकोलोनाइजेशन स्ट्रगल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो द रिचर्ड ऑफ द अर्थ में वो कहते हैं। और वो क्या कहते हैं कि रोल ऑफ वायलेंस इज इट नेसेसरी, क्या हिंसा जरूरी है, किसके द्वारा, एक्टिविस्ट के द्वारा। जब जो है आप क्या करते हैं, किसी चीज को डीकोलोनाइज करते हैं, जैसे अगर ब्रिटिशन ने हमें कोलोनाइज किया, तो क्या उसको डीकोलोनाइज करने के लिए क्या हिंसा का सहारा लिया जाना चाहिए, या दोज एक्टिविस्ट जिन्होंने डीकोलोनाइज कर रहे चीजों को, तो क्या ये जरूरी है। अब दो चीजें हैं, एक तो व्हाट इज डीकोलोनाइज, दूसरा की जो है इज वायलेंस नेसेसरी। डीकोलोनाइज वो चीज होता है कि जो कोलोनाइज्ड पैटर्न डेवलप किया गया, उस कोलोनाइज्ड पैटर्न को आपको क्या करना है, डीकोलोनाइज करना है। और आप ये कैसे कर सकते हैं, जो कुछ उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन किया, जो कुछ गलत बातें कोलोनाइज्ड पीपल के बारे में की, तो कोलोनाइज्ड पीपल की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी कलम, अपने ज्ञान से उसको क्या करें, उसको डीकोलोनाइज, अपनी कलम और अपने ज्ञान से उसको डीकोलोनाइज करें। जब वो उसको डीकोलोनाइज करेंगे तो उसके लिए उनको हिंसा का सहारा नहीं लेना। पोस्ट कॉलोनियल थियरी ये कहती है कि अगर आपको अपने आप को डीकोलोनाइज करना है, अपने आप को का मतलब कि जो पैटर्न उन्होंने डेवलप किया, अगर आप उसके खिलाफ कुछ लिखते हैं, जवाब देते हैं, तो आपको चीजों को डीकोलोनाइज नहीं करना। डीकोलोनाइज करने के लिए यू डोंट हैव टू सपोर्ट वायलेंस या यू डोंट हैव टू गो विद वायलेंस। अल्टीमेटली आपको अपनी कलम से, अपने शब्दों से, अपने विचारों से चीजों को डीकोलोनाइज करना, क्योंकि पोस्ट कॉलोनियलिज्म में सभी बराबर हो जाते हैं। जैसे उसमें हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट आया था, मिमिक्री का कॉन्सेप्ट आया हुआ था, सब अल्टर्न का कॉन्सेप्ट आया हुआ था, काउंटर नैरेटिव का कॉन्सेप्ट आया था, मास्टर नैरेटिव का कॉन्सेप्ट आया था, थर्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट था, थर्ड स्पेस का कॉन्सेप्ट था। ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड, जिसमें हम लोगों ने कई बातें की थी, एडवर्ड सईद को लेकर के, होमी के भाभा को लेकर के, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को लेकर के, और नाउ टुडे आज फ्रांज उमर फेनन को भी लेकर के बात हो रही है। तो इसको क्या कहा गया, ये पूरा का पूरा तो डीकोलोनाइजेशन क्या है, डीकोलोनाइजेशन इज द प्रोसेस टू रीइंटरप्रेट द कोलोनाइज्ड सिस्टम। जो डीकोलोनाइजेशन है यह एक प्रोसेस है कि जो कोलोनाइज सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया था उसकी फिर से व्याख्या की जाए, उसको क्या कहा जाता है, डीकोलोनाइज। तो क्या डीकोलोनाइज करते समय हिंसा का सहारा लिया जाए, नो नॉट एट ऑल, बल्कि अपनी थॉट, अपनी पेन, अपनी वर्ड, अपने नॉलेज से उनको जवाब दिया जाए, ये चीजें। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि उन्होंने एक बहुत काफी और अच्छी बात कही कि साइकोलॉजी कैसे अप्लाई किया जा सकता है नेचर को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कोलोनाइजर और कोलोनाइज्ड। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो कोलोनाइजर है या जो कोलोनाइज्ड है वो क्या है, कोलोनाइजर या कोलोनाइज्ड क्या है? या कैन एनीवन टेल मी, कोलोनाइजर या कोलोनाइज्ड क्या है? कोलोनाइजर या कोलोनाइज दोनों के दोनों ह्यूमन बीइंग है।
लेकिन इस ह्यूमन बीइंग ने दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन किया। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। कोलोनाइजर वह है जो बाहर से आया और नेटिव पीपल, जिसको इंडाइजिनस पीपल कहा जाता है, जिसको बॉर्न पीपल कहा जाता है, उनके ऊपर रूल करना शुरू कर दिया। उनके ऊपर क्या करना शुरू कर दिया, रूल करना शुरू कर दिया। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कोलोनाइजर हो गए। जिसको उन्होंने कोलोनाइज किया, जिसको उन्होंने गुलाम बनाया, जिसके ऊपर उन्होंने रूल करना शुरू किया, जो वहां की इंडाइजिनस पीपल थे, बॉर्न पीपल थे, वो क्या हो गए, वो कोलोनाइज हो गए। तो हियर आई वांट टू नो कि कोलोनाइजर एंड कोलोनाइज, ये जो दो कॉन्सेप्ट है, कोलोनाइजर एंड कोलोनाइज, ये जो दो कॉन्सेप्ट है, इन दोनों कॉन्सेप्ट में एक दीवार खड़ी होती है। और वह दीवार कौन सी है, वह दीवार जो है डिस्क्रिमिनेशन की है। यह जो डिस्क्रिमिनेशन है किसके बेस पर है, यह डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, दिस डिस्क्रिमिनेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ, यू कैन से, नॉट जेंडर गैप। वो कई चीजों को लेकर के, कलर फीलिंग को लेकर के, कलर फीलिंग से ज्यादा इस चीज को लेकर के वह क्या है, सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी। वह कॉन्सेप्ट क्या है, सेल्फ एंड अदर। वह कॉन्सेप्ट क्या है, यू एंड आई। वह कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं मास्टर हूं तुम नौकर हो। इस तरह की चीजों को लेकर के बात होती है। जब आप ये सोचिए कि जब ये गैप होगा, जब एक गैप बढ़ेगा, कोई अपने आप को मास्टर बन जाएगा, कोई सर्वेंट बन जाएगा, तो मास्टर और सर्वेंट के बीच में एक दरार बनेगी। यह जो दरार होगी, यही दरार ही बहुत ही इफेक्टिव होगा। ये जो दरार होगा, यह एक तरह से कहा जाए कि यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माई वॉइस? हेलो, जी सर। ओके ओके। तो आई एम टेलिंग यू कि ये जो दरार होगा, ये जो चीज होगी, यह बहुत इफेक्टिव होगी, यह बहुत मायने रखता है। जब ये दरार होगा तो यह दरार किस रूप में आएगा, यह पार्टिकुलर दरार आप कह सकते हैं कि एक मेंटल डिसऑर्डर का रूप ले लेगा। और ये मेंटल डिसऑर्डर क्यों हुआ कि अगर कहीं पर कोलोनाइजर है, उस रास्ते से आप गुजर रहे हैं और आप कोलोनाइज्ड हैं, तो कोलोनाइजर अगर आप कहता है कि जो है आपको इस रास्ते से नहीं जाना है, आप क्यों आए, चूंकि यह मेरी बस्ती है। चूंकि जो सिविल लाइन था, वो जितने भी ब्रिटिशर थे, ऑफिसर थे, उनका अपना जो है रेजिडेंस था। अगर वो ये कहते हैं कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, तो इसका मतलब कि वी इंडियन हैव बीन कंपेयर्ड विद हूम, वी इंडियन हैव बीन कंपेयर्ड विद डॉग। अब अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट देगा तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आदमी डर के मारे बर्दाश्त कर ले, लेकिन वरना तो कोई भी ना कोई रिएक्ट करेगा। वो नहीं खुल के वहां करेगा, सबमिसिव नेचर दिखाएगा, लेकिन अंदर अंदर से न जाने कितना बुरी बातें कहेगा या सोचेगा। अब सवाल ये उठता है कि जब ऐसे स्टेटमेंट दिए जाएंगे तो एक चीज बढ़ रही है। वह कौन सी चीज बढ़ रही है, वह चीज बढ़ रही है कि गैप बढ़ रहा है। और वह गैप जो है किसकी वजह से बढ़ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से बढ़ रहा है। यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको हमारे ऊपर रूल करना है, उनको हमें दिखाना है कि हम लोग इंफीरियर हैं और वे क्या है, सुपीरियर। उनको ये दिखाना है कि हम इंफीरियर हैं और वे लोग सुपीरियर हैं। तो सुपीरियरिटी दिखाने के लिए उन्हें वो हमें कंट्रोल करेंगे, और कंट्रोल करने के लिए उनको क्या करना है, हर चीज में जो है, चाहे वो कलर होगा, चाहे आपका कुछ और होगा, हर आधार पे वो दिखाएंगे कि हम किसी लायक नहीं है। तो हमारा माइंड क्या करने लगेगा कि इस चीज को स्वीकार करने लगेगा। मेंटली वे हमें क्या करते हैं, तैयार करते हैं कि नाउ यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ दैट यू आर द सेकंड क्लास सिटीजन, यू आर। तो ये मेंटल टॉर्चर किया जाता है, और उस मेंटल टॉर्चर में एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है कि हम स्वीकार करने लगते हैं कि यह ऐसा है। तो ये जो स्वीकारिती होती है, हम इसको स्वीकार करने लगते हैं, उसी पैटर्न पे हमारी आने वाली जनरेशन ढल जाती है। और एक जनरेशन के बाद ऐसी जनरेशन डेवलप होती है जो बिल्कुल इस चीज को स्वीकार कर लेती है, यस ऐसा है और हमें इसी पैटर्न पे रहना है, वे हमारे मास्टर हैं, हम उनके सर्वेंट हैं। तो जब ये हो जाएगा तो बहुत आसानी से वो चीजें। लेकिन जब आप क्या करते हैं, उन इस पॉलिसी के खिलाफ बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या, आप डीकोलोनाइज कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जो रूल किया जाता है, केवल तलवार के ही बल पे नहीं रूल किया जाता है। रूल करने के लिए साइकोलॉजिकल, आप कह सकते हैं कि थेरेपी भी यूज की जाती है। और वह साइकोलॉजिकल थेरेपी क्या है, उसमें बताया जाएगा आपको, साइकोलॉजिकली आपको ये बताया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, मेंटली आपको तैयार किया जाएगा कि आप इंफीरियर हैं, आप सुपीरियर नहीं, आप इक्वल नहीं है, तब आप तैयार हो जाते हैं। अगर आपने दिमाग में मान ही लिया
कि आप जो है उनसे इंफीरियर है, सुपीरियर नहीं है, ऐसा है वैसा, अगर आपने ये दिमाग में स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब अब आप जो है क्या हो गए, एक दूसरी तरह की गुलामी आप जी रहे हैं। वह गुलामी कौन सी है? वह गुलामी जो है आपका दिस इज, मतलब एक मेंटल मैडनेस कहा जाए, या मानसिक तौर पर आपको गुलाम बनाया गया। आप शरीर से कितना मजबूत होंगे लेकिन विचारों से और दिमाग से अगर आपने उस चीज को स्वीकार कर लिया तो यू आर गोइंग टू डू दैट थिंग। और इस तरह से क्या किया जाता है, उनको रिप्रेस्ड किया जाता है, सफरिंग उनको की जाती है, ऑप्रेस किया जाता है। जो नेटिव पीपल होते हैं उनको ये कहा जाता है कि वे आर दे आर द एनिमलाइज्ड पीपल, मतलब उनका अंदर कोई संस्कार नहीं है, एनिमल जैसा बिहेव करते हैं, वे नॉन ह्यूमन है, वे प्रिमिटिव है, उनकी आइडेंटिटी को लेकर के तमाम बातें की जाती है। सो दीज थिंग्स वी फाइंड, इस तरह के क्वेश्चन होने से मेंटली और साइकोलॉजिकली वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट दैट थिंग, एंड व्हेन वी एक्सेप्ट, व्हेन वी डोंट टॉक अबाउट आवर आइडेंटिटी, जब हम खुद से अपनी आइडेंटिटी के बारे में बात नहीं करते हैं, बल्कि हम उस आइडेंटिटी पे विश्वास करने लगते हैं जो कोलोनाइजर हमें देता है, तब तो समझ लीजिए कि हम उस पर चलते हैं। इस तरह की चीजें होती है। नाउ यू विल कम टू नो, इसके अलावा तमाम निगेटिव ख्याल बनाए जाते हैं, प्रिमिटिव उनको कहा जाता है, अदर कहा जाता है, कल्चर को लेकर के क्वेश्चन किया जाता है, और एक साइको एनालिटिक थियरी ऑफ कोलोनियलिज्म डेवलप किया जाता है। मेरे वर्ड को देखिएगा, साइको एनालिटिक थियरी ऑफ कोलोनियलिज्म, एक ऐसी साइको एनालिटिक थियरी डेवलप की जाती है जिससे आपको वो जो है कोलोनियलिज्म को कहें कि यह एक अच्छी चीज है। कोलोनियलिज्म मतलब आपको गुलाम बनाने के लिए साइको एनालिटिक थियरी का सहारा लिया जाता है, अपने आप को सुपीरियर, आपको इंफीरियर, इस तरह की बातें। और उसका क्या है, बॉर्न पीपल, अदर, सेल्फ, यू, आई, जो मैंने पूरा पहले मैप बना करके बताया था, वही सारी चीजें फ्रेंच पेनल यहाँ पे बात करते हैं, इस तरह की चीजें लेकर के होती है। तो इतना पूरा जो हम लोगों ने बात किया, या किसको लेकर के था, फ्रेंच पेनल को लेकर के था, जो उनका जो है मॉडल ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी, और जो उनका साइको एनालिटिक थियरी ऑफ कोलोनियलिज्म, जो डबल कॉन्शसनेस, कोलोनियल एलियनेशन को लेकर उन्होंने बात की, ये सब चीजें अगर क्लियर हो गई और वर्ड्स अगर क्लियर हो गए तो आई थिंक कि आप अच्छा कर सकते हैं, इस तरह की चीजें। तो नाउ वी आर गोइंग टू डू मीन्स, आज ये भी क्रिटिक कंप्लीट हो गए। कल से जो हम लोग बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, फेमिनिज्म पर बात करेंगे। किसी का कोई सजेशन या कोई क्वेरी? किसी को कोई सजेशन हो, कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं, कि अगर कुछ कहना हो किसी तरह का। सर इसका पीडीएफ भेजेंगे सर? हाँ बिल्कुल, पीडीएफ भेजेंगे। पीडीएफ में जो है कुछ चीजें है जो हुई है, लेकिन और जो क्रिटिक तो और जो पढ़ाया गया तो नहीं हो पाए थे, तो उन सबको चारों एक साथ करके पूरा बंच में हम आपको जो है मोस्ट प्रोबेबली कल संडे, कल थोड़ा सा हो सकता है मैं फ्री भी रहूँ, तो मैं उसको करके आपको हर हाल में भेजूंगा। यस पीडीएफ जरूर ओके। भेजेंगे सारी चीजों का। और हाँ, कल हम लोग और डिस्कस करेंगे, एक और हम लोग उसको लेंगे, जो अफ्रीकन लिटरेचर है, अफ्रीकन लिटरेचर में जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, जो उसको भी हम लोग कवर करेंगे उसमें। और बुशरा, आप इस क्लास में रेगुलर रहिए, आप जो है